देखिएगा, चैप्टर है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंसेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही आगे का पोर्शन है। पोटेंशियल तक हम आपको पहले डिस्कस कर चुके थे। एनसीईआरटी बुक डिस्कस करने जा रहे हैं इसलिए भी, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, और जो टर्म्स आपकी छूट गई हैं या रिलेट नहीं हो पा रही हैं, जो सिमिलर वर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए हैं लेकिन आप एनसीईआरटी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा बोर्ड पे आप, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। पहले समझिए कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कैपेसिटेंस। दूसरी चीज, कैपेसिटर वो सारी डिवाइसेस जो चार्ज को स्टोर कर सकती हैं, वो सारी डिवाइसेस जो चार्ज को स्टोर कर सकती हैं और जब जरूरत होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमें जो है अवेलेबल करा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? कैपेसिटर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर वो डिवाइसेस हैं जो हमारे लिए क्या है? इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हैं, ठीक है ना, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे समझिए, a capacitor is a system of two conductors separated by an insulator, ठीक है। What is the capacitor? Capacitor is the system of conductors। क्योंकि कैपेसिटर का एक दूसरा कहानी भी है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है हर कंडक्टर का अपना एक कैपेसिटी होता है, लेकिन हमें उस कंडक्टर का कैपेसिटी और ज्यादा राइज करना है, बट उसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम उस कंडक्टर का कैपेसिटी राइज करने के लिए एक से ज्यादा कंडक्टर्स का एक सिस्टम बनाते हैं। दूसरा ये भी है कि हम उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी को कन्फाइंड भी करना चाहते हैं। उस लिहाज से भी हम कंडक्टर्स को पास लाते हैं और बाद में उन कंडक्टर्स की हेल्प से उनमें इंसुलेटिंग मीडियम डाल के या डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल के हम उनकी कैपेसिटी को राइज करते हैं, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को भी कैपेसिटर बोलते हैं। तो जनरली यही बोला जाता है कैपेसिटर इज द सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि इधर पे लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डायग्राम भी बोलता है 2.24 किधर बना है, देखो भाई 2.24, ये देखिए, ये पहला कंडक्टर था, ये चार्ज है, और ये दूसरा कंडक्टर है, ये भी चार्ज है। ये पहला कंडक्टर था, पॉजिटिवली चार्ज था, फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी। ये दूसरा कंडक्टर था, शायद ये न्यूट्रल रहा होगा। ये चार्ज कंडक्टर था और ये न्यूट्रल था। हम इसे न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के पास लाए, तो इसमें क्या है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, अपोजिट साइड में पॉजिटिव इंड्यूस हो गया होगा। बाद में इसको अपन ने क्या कर दिया होगा, अर्थ कर दिया होगा, और जिससे इसका चार्ज क्या हो गया होगा, न्यूट्रल हो गया होगा। मतलब कहने का ये उस सिस्टम ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम दिया है। समझिएगा बात को। आगे देखिए, वापस आते अपने टॉपिक पे। The conductors have charges say Q1 and Q2 and the potentials V1 and V2. Usually in practice the two conductors have charges Q and minus Q with potential difference V1 minus V2 between them. We shall consider only this kind of charge configuration of the capacitor. Even a single conductor can be used as a capacitor by assuming the other at infinity. The conductors may be so charged by connecting them to the two terminals of a battery. Q is called the charge of the capacitor. Through this, in fact, is the charge on one of the conductor. The total charge of the capacitor is 0. ठीक है ना। तो बात समझिएगा, Q is called the charge of the capacitor. Through this, in fact, is the charge on one of the conductors. The total charge of the capacitor is 0. एक्चुअल में होता क्या है कि जो Q की बात कर रहा है ना, वो Q किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर का चार्ज है। मैंने अभी जस्ट आपसे बताया था, ये जो दो कंडक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इन दो कंडक्टर्स में से एक कैसा था, न्यूट्रल था, और उसको क्या है, बाजू में चार्ज कंडक्टर के बीच में रख दिया गया। ये ऑलरेडी चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था, और ये न्यूट्रल था। मैंने इसको जैसे इसके पास लाया, बाय इंडक्शन इस पे नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो गया और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसको मैंने अर्थ कर दिया और वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। फाइनली ये समझिए, वो जो क्यू चार्ज था वो कैपेसिटर का चार्ज बोल दिया, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ एक कंडक्टर का चार्ज है।
दूसरी चीज, और इस तरीके से इस पूरे कैपेसिटर का चार्ज क्या हो गया, जीरो। क्यों, इसके बाहर तरफ अपन ने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो एंटायर कैपेसिटर का चार्ज क्या बोल दिया, जीरो चार्ज बोल दिया। वही इधर पे लिखा हुआ है, आगे समझिए। The electric field in the region between the conductors is proportional to the charge Q. That is it. If the charge on the capacitor is say doubled, the electric field will also be doubled at every point. This follow from the direct proportionality between field and charge applied by Coulomb's law and the superposition principle. Now, potential difference V is work done per unit positive charge in taking a small test charge from the conductor 2 to 1 against the field. Consequently, V is also proportional to Q and the ratio Q upon V is constant। ठीक है, बात समझिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ इनका कि कोई कंडक्टर है और वो Q चार्ज से चार्ज है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर कंडक्टर पे अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अगर मान लीजिए दो कंडक्टर हैं और हम सेकंड कंडक्टर से कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज को उठा के फर्स्ट कंडक्टर की तरफ लेके जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर की तरफ है, तो फील्ड के अगेंस्ट में हम वो जो वर्क करते हैं टेस्ट चार्ज को मूव कराने में, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझिएगा। लेकिन देखा क्या गया, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C। What is capacitance? It is the ratio of charge and the potential of the conductor। ठीक है, तो C क्या है, C is equals to Q upon V। Q upon V एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, उसी कांस्टेंट पैरामीटर को क्या बोलते हैं, C मतलब कैपेसिटेंस। C ना तो चार्ज पे डिपेंड करता और ना ही V पे डिपेंड करता, ये भी याद रखिएगा। C ना तो Q पे डिपेंड कर रहा और ना ही V पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन Q upon V क्या रहता है, फिक्स रहता है, दैट इज क्या, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसी कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस नाम देते हैं। लेकिन याद रहे C ना तो चार्ज पे डिपेंड करता और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब बात को समझिए, अगर हम ऐसे बोलें कि Q मैंने इंक्रीज किया, डेफिनेटली V भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है, V प्रोपोर्शनल टू क्या, Q बाई R। V प्रोपोर्शनल टू क्या, Q बाई R। Q के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R के साथ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप Q को इंक्रीज करते हैं तो V भी इंक्रीज होता है, Q को डिक्रीज करते हैं तो V भी डिक्रीज होगा। फाइनली ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है और इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस या फिर क्या, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये ना तो Q पे डिपेंड करता और ना ही V पे डिपेंड करता है। बात समझिएगा। चलिए इसकी यूनिट क्या बनेगी, C इक्वल Q अपॉन V। Q मतलब कुलाम और V मतलब क्या, वोल्ट। इसकी यूनिट बनेगी कुलाम पर वोल्ट, इसी को बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। इसकी कंबाइन यूनिट कहलाती है फैरड, और जनरली ऐसे बोल सकते हैं कुलाम पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हुआ, फैरड कुलाम पर वोल्ट। और इसका आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, Q का रख दीजिए 80 और V का रख दीजिए आप। आ गया समझ में, क्या आएगा वैसे, डायमेंशन देख लो, 80 अपॉन W अपॉन 80। तो W लिख देते, W मतलब क्या, ml स्क्वायर t माइनस 2, 80 जाएगा ऊपर, m माइनस 1 l माइनस 2 a स्क्वायर t टू द पावर 4। ये आगे डायमेंशन, t को आगे लिख देना भाई, t टू द पावर 4 a स्क्वायर। डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, समझ में आ गया। तो Q अपॉन V हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसे अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। C ना तो Q पे डिपेंड करता और ना ही V पे। Q और V आपस में इंटर रिलेटेड है, अगर आप Q का अमाउंट चेंज करते हैं तो V भी चेंज होगा और लीनियरली चेंज होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे समझिए। The constant C is called the capacitance of the capacitor. C is independent of Q or V as stated above. The capacitance C depends only the geometrical configuration, shape, size and separation of the system of two conductors। जो उसकी कैपेसिटी है किसी कंडक्टर या सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की जो कैपेसिटी है
वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? शेप, साइज और सेपरेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? शेप, साइज और सेपरेशन पे। कहने का मतलब ये हुआ कि दो कंडक्टर जितने पास पास रखे जाएंगे उनका कैपेसिटी उतना ही ज्यादा रहेगा, जितने दूर दूर रखे जाएंगे कैपेसिटी उतना ही कम रहेगा। दूसरा साइज, साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा तो कैपेसिटी कम होगी। आगे समझिएगा। और शेप पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके का है, प्लेट वाइज है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स एज वी शैल सी लेटर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक, अगर उन कंडक्टर्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो कैपेसिटी राइज हो जाती है। मतलब जो कैपेसिटी है उस इंसुलेटर पे, डाइइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करती है, जो कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में रखा हुआ है। अदर द टू कंडक्टर्स, द एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फैराड, मैंने पहले बोला, या फिर कूलम्ब पर वोल्ट। अ कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज सिंबलिकली शोन एज, ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, समझिएगा, ये पैरेलल, ठीक है ना। व्हाइल द वन विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये कांस्टेंट के लिए होता है और ये होता है किसके लिए? वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए। अगर फिक्स कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर का सिंबल ये होगा, और वेरिएबल है तो क्या होगा? ये वाला होगा। समझ में आ गया? कांस्टेंट कैपेसिटेंस का सिंबल ये है और वेरिएबल कैपेसिटी वाले कैपेसिटर का सिंबल ये है। समझिएगा आगे। इक्वेशन 2.38 कहाँ है देखते हैं अभी। सोच दैट द चार्ज, ऊपर है लगता है, हाँ ये, ठीक है, Q इज टू CV वाला बता रहा है। आगे समझिए। The equation 2.38 shows that the large CV is small for a given Q. This means a capacitor with large capacitance can hold large amount of charge, Q at a relatively small v. This is of practical importance. High potential difference implies strong electric field around the conductors. A strong electric field can ionize the surrounding air and accelerate the charges so produced to the opposingly charged plates, thereby neutralizing the charge on the capacitor plates, at least partly. In other words, the charge of the capacitor leaks away due to the reduction in insulating power of the intervening medium. The maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown of its insulating property is called its dielectric strength. For air, it is about 3 × 10⁶ volt per meter. For a separation between conductors of the order of 1 centimeter or so, this field corresponds to a potential difference of 3 × 10⁴ volt between the conductors. Thus, for a capacitor to store a large amount of charge without leaking, its capacitance should be high enough so that the potential difference and hence the electric field do not exceed the breakdown limits. Put differently, there is a limit of significant leaking in practice. A farad is a very big unit. The most common units are its sub multiples: 1 microfarad 10⁻⁻⁶, 1 nanofarad 10⁻⁻⁹, 1 picofarad 10⁻⁻12 farad. Besides its use in storing charge, the capacitor is a key element of most AC circuits with important functions as described in chapter 7. बात को समझिएगा, ये जो पैसेज हमने आपने पढ़ा इसका मतलब समझते हैं। मैं क्या कहने जा रहा हूं, अभी ना बात हो रही थी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की। हमने कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जब देखा तो देखा Q इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? CV हो रहा है। Q इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? CV। यहाँ पे आपको कंडक्टर्स गिवन थे और सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का नाम क्या रखा गया? कैपेसिटर। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि जो कैपेसिटी है वो कंडक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। बात को समझिए, आपको बार बार बोला गया Q/V इज इक्वल टू कितना? C। Q/V को क्या बोला गया? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज नोन एज क्या? कैपेसिटेंस। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इसका रेडियस है और इस पे ये सरफेस पे क्या है? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है? आइसोलेटेड कंडक्टर है। कैसा है ये? आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है। बात समझिएगा, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? बोलिए KQ/R। क्या होगा बताइए? पोटेंशियल KQ/R। और इस पे चार्ज कितना है? Q। उसकी कैपेसिटी क्या आएगी? बोलिए Q/V। Q/KQ/R। Q से Q कट जाएगा, क्या आ रहा बताइए? R/K। और आपको मालूम है 1/K का फॉर्मूला क्या होगा? 4πε0। बात समझिए, अगर एयर मीडियम में है तो 4πε0, अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो 1/4πε0K। K मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइइलेक्ट्रिक
स्ट्रेंथ। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और हम उसकी कैपेसिटी जानना चाहते हैं तो कैपेसिटी कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। बात को गंभीरता से समझिएगा। सी डिपेंड्स अपॉन द आर, मतलब कि साइज ऑफ कंडक्टर। जो कैपेसिटी है वो साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। कैपेसिटी क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उस कंडक्टर का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी कंडक्टर का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखते हैं पंखे में कंडेंसर लगा होता है, पंखे में कैपेसिटर लगा होता है। अब अगर आप उसको बड़ा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, ज्यादा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़ा कैपेसिटर लगा देंगे तो पंखा चलेगा कैसे, आप किलो भर का कैपेसिटर लगा देंगे तो मुश्किल जाएगी ना। तो कहने का क्या जाता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बड़ी साइज वाला कंडक्टर लेना पड़ेगा। सोचने वाली बातें हैं। दूसरी चीज, सी डिपेंड्स अपॉन द क्या, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का प्रेजेंस है कंडक्टर के पास तो कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो एक ऑप्शन ये भी है कि हम बीच में क्या भरवा दें, ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर भरवा दें, फिल करा दें, तो उससे क्या होगा, कैपेसिटी राइज हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटी के लिए अब आगे समझिए, एक और चीज देखा हमने, भले ही सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप क्यू बढ़ाओगे तो वी भी बढ़ेगा। अगर आप क्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, ज्यादा चार्ज अगर आप दोगे तो वी भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो उनका रेशियो तो कोई बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए हम सोचें कि हमने चार्ज दिया किसी कंडक्टर में, मतलब चार्ज दिया कंडक्टर में, तो चार्ज देने के साथ उसका पोटेंशियल भी बढ़ गया। चार्ज दिया मतलब न्यूमरेटर बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ गया मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया। जिस क्वांटिटी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ बढ़ते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ बढ़ते हैं, तो वो फ्रैक्शन तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, अगर आपने न्यूमरेटर बढ़ाया है तो डिनोमिनेटर भी तो बढ़ गया। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। भी लीनियरली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। अगर आप चार्ज इंक्रीज करेंगे तो v भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। फाइनली c पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि चार्ज बढ़ने से कैपेसिटी नहीं बढ़ती। फिर आप कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भले ही चार्ज बढ़े लेकिन v नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो 3 ऑप्शन है। पहला नंबर क्या, उसका साइज बढ़ा दो, मुश्किल काम है, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। दूसरा क्या, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो, वो भी सही है, फिर भी थोड़ी तो प्रॉब्लम जाएगी। तीसरा, एनी हाउ वेलोसिटी पोटेंशियल को रिड्यूस करो। पोटेंशियल को क्या करो, रिड्यूस। मतलब अगर आप अपने कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो भी विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज, without increasing its size, so you have to increase the dielectric strength and reduce the electric potential of the conductor। क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को उसका साइज बढ़ाए बिना अगर आप उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो या तो उसका पोटेंशियल रिड्यूस कर दीजिए या उसके पास क्या ला के रख दीजिए, हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेटर ला के रख दीजिए। इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये जो बड़ा सा पैसेज था ना, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप चार्ज देते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है मतलब डिनोमिनेटर बढ़ता है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। फिर भी हम कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कैपेसिटर बना के। व्हाट इज कैपेसिटर, सिस्टम ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज कैपेसिटर, सिस्टम ऑफ कंडक्टर। क्या करता सिस्टम ऑफ कंडक्टर, साइज तो नहीं बढ़ता, साइज नहीं बढ़ता लेकिन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। साइज नहीं बढ़ता लेकिन क्या करता है, पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। अगर हम पोटेंशियल को रिड्यूस करेंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है ये, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है, समझिएगा। इसी चीज से, इसी वजह से कैपेसिटर नामक वर्ड जो है पैदा होता है। कैपेसिटर वर्ड की चर्चा शुरू होती है तो क्या काम है कैपेसिटर का,
ये क्या करेगा, कैपेसिटी तो इंक्रीज करेगा विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या है, इट इज द डिवाइस विच कैन एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। आगे समझिए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और बात समझिए, जब मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, तो C इक्वल क्या आ गया, बोलो 4πε0r। अगर मान लीजिए आप अर्थ की कैपेसिटी भी निकालते हैं, तो मुझे लगता है सब कुछ सॉल्व करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा, 711 माइक्रोफैरड। मतलब अर्थ जैसे इतने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटी अगर 711 माइक्रोफैरड आ रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटी माइक्रोफैरड में है। किसकी, अर्थ की। जब इतने बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी माइक्रोफैरड में है, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी छोटा मोटा कंडक्टर या कैपेसिटर बहुत बड़े अमाउंट में या फैरड यूनिट में कैपेसिटी तो नहीं रख सकता। उसमें भी कैपेसिटी कैसे होगी, या तो माइक्रो में होगी या नैनो में होगी या पिको में। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटी है ना, वो फैरड, फैरड मतलब बहुत बड़ी यूनिट है। फैरड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट, क्योंकि अर्थ तक की कैपेसिटी माइक्रोफैरड में। तो सोच लो आप कि आपके नॉर्मल कंडक्टर्स की क्या हालत होगी। तो फैरड बड़ी यूनिट है, इसलिए कैपेसिटी किस टर्म्स में रहती है, कैपेसिटी को नापने के लिए क्या, या तो माइक्रोफैरड में एक्सप्रेस रहती है, या नैनो फैरड में रहती है, और या फिर क्या रहती है, पिको फैरड में रहती है। समझिएगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, और पिको मतलब 10⁻⁻12। बात आगे समझिए, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर की चर्चा शुरू हो गई और सबसे पहला और फंडामेंटल कैपेसिटर डिस्कस भी होने लगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझिएगा, A parallel plate capacitor consists of two large plane parallel connecting plates separated by a small distance। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो डायग्राम, जल्दी से इस डायग्राम को देखिए और एनसीईआरटी से इसको डराइव करने की कोशिश कीजिए। हमें इसका कैपेसिटी चाहिए, और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू सेपरेशन। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को पढ़ाया था ना, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, पढ़ाया ना, dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ टू कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन ऑफ कंडक्टर्स। क्या होता फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो आप जल्दी से, आपको पैरेलल प्लेट्स गिवन है, तो आप पैरेलल प्लेट्स के बीच का फील्ड फाइंड कर लीजिए। सेपरेशन गिवन है D, तो जल्दी से आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करिए। समझ में आ गया क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को पास में लाके रख दिया, जिसमें से एक चार्ज था, एक अनचार्ज था। इस चार्ज के पास जब अनचार्ज को लाए, तो इसमें इंडक्शन की वजह से माइनस चार्ज राइज हो गया, दूसरी तरफ प्लस हो गया, जिसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थिंग की वजह से इसके बाहर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इसके बाहर पॉजिटिव क्यों नहीं दिखा रहा, इसका फील्ड बहुत दूर तक है। हमको तो कंडक्टर बनाना था ना, कैपेसिटर, और कैपेसिटर किस काम आएगा, कंफाइंड एनर्जी को यूज करने के। किस काम आएगा, कंफाइंड एनर्जी को यूज करने के। जबकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी थी वो कंफाइंड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहां तक है, वो अप टू इन्फिनिटी है। इसलिए इस चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको लिखा नहीं गया। तो सारा का सारा फील्ड कहां कंफाइंड है, इस रीजन में कंफाइंड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सेपरेशन है तो पोटेंशियल मिल जाएगा, फॉर्मूला होता है कैपेसिटी Q अपॉन V, Q अपॉन V कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, किसका कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी। जल्दी से इसको डराइव करिए, फिर अपन इसके आगे की बात करते हैं। नोट कीजिए और जल्दी से इसको रीड करके और आप इसकी कैपेसिटी फाइंड करिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। देखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, एक चार्ज थी और एक क्या थी, न्यूट्रलाइज थी। और मैंने इन दोनों को पास पास रखा, तो इंडक्शन से इस पर नेगेटिव चार्ज राइज हो गया, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको मैंने इलेक्ट्रीफाई कर दिया, या ऐसा बोलते हैं कि अर्थिंग से अटैच कर दिया, है ना, अर्थ कर दिया, जिससे इसका बाहर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इसका जो पॉजिटिव चार्ज था, इसकी वजह से फील्ड जो था वो अप टू इनफाइनाइट क्या था, स्प्रेड आउट था। इसकी वजह से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और कैपेसिटर के तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, हमको एक कन्फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी चाहिए, वो तो किसी यूज में नहीं थी, इसलिए भी उसकी बात नहीं करते। अंदर आते हैं, अब देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन इसकी वजह से नीचे की तरफ आएंगी। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी कहाँ आएंगी, अंदर की तरफ। तो इस प्लेट का जो फील्ड है वो भी डाउनवर्ड है, और इस प्लेट का फील्ड है वो भी डाउनवर्ड है। हमको मालूम है, गॉस थ्योरम से पढ़ा था अपन ने, इंटेंसिटी ड्यू टू द पैरेलल प्लेट, इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लेट
ई इज इक्वल्स टू क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और वेक्टर में हमने पढ़ा है दो पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड का सम। दो पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम। ये मैंने कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताइए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और फील्ड के बीच का सेपरेशन डी है, तो इन फील्ड के इन प्लेट्स के एंड्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया V। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Q बाई V। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V मतलब कितना, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। जल्दी से Q का वैल्यू पुट कर दो। Q का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन समझने वाली बात ये है, ये तब होगा जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या एयर होगा। समझ रहे हैं बात को, ये कब कैपेसिटी फाइंड किया अपन ने, जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है, एयर या वैक्यूम। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। उधर मैंने बताया था अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस पे इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, किस पे, कैपेसिटी पे। किससे फर्क पड़ता है, कैपेसिटी पे। तो इसलिए इस चीज को याद रखना है विशेष तौर पे कि जो कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अफेक्ट होती है। मतलब इन प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तो मुझे लगता है कैपेसिटी कुछ और आएगी। आइए देखते हैं क्या होगा कैपेसिटी से। ये क्लियर हो गया आपको, एयर और वैक्यूम में कैपेसिटी कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इंटेंसिटी कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जल्दी नोटिस कीजिए, आगे बात करते हैं। समझिएगा। अब देखिए जब यहां पे ना एकदम वैक्यूम था तब तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया था। अब अगर बीच में ना मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरवा देता हूं पूरी तरीके से कंप्लीटली, ये जो फिल है किससे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, है ना, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। समझिएगा बात। मान लीजिए एयर में मैं ना E1 मान लेता हूं, E1 एयर में E1 है तो इसका इंटेंसिटी कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही था। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें उसको मैं ED बोल देता हूं, इसको EA बोल देते हैं, E इन एयर, और इसको बोलते हैं ED, E इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बात को समझिएगा, E इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या आएगी वैल्यू, सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, और वो जो चार्ज में लॉस हुआ है किसकी वजह से, ड्यू टू द पोलराइजेशन, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से जो डेंसिटी में इफेक्ट पड़ा, दैट इज क्या, सिग्मा डी, दैट इज क्या, सिग्मा डी। बात को समझिएगा। तो ED इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे कि अब अपन VD की बात करेंगे तो VD कितना आएगा मालूम आपको, सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गया पोटेंशियल। बात करें अपन कैपेसिटी की, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बोलिए, Q बाई V। तो Q जो भी है, Q का फॉर्मूला वैसे सिग्मा A होगा, ठीक है ना, सिग्मा A अपॉन V कितना बताइए, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा डी सॉरी इंटू स्मॉल डी अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। आगे समझिएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा डी। पहले जो सिग्मा था और अब अगर बचा है सिग्मा माइनस सिग्मा डी बचा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे। तो ये कहलाएगा सिग्मा पर यूनिट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सिग्मा माइनस सिग्मा डी मतलब डिफरेंस इन डेंसिटीज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिग्मा के। जिस तरीके से सिग्मा रहा होगा उसी तरीके से सिग्मा माइनस सिग्मा डी आएगा। और ये जो सारा चेंज हुआ किसकी वजह से हुआ, पर यूनिट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से। किसकी वजह से, पर यूनिट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से। तो हम सिग्मा माइनस सिग्मा डी को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा अपॉन के। समझिएगा बात को आगे। इसको बोल दिए सिग्मा अपॉन के, तो सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन के।
डी, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन क्या डी। क्या देख पा रहे हो आप, इस टाइम पे एयर के टाइम पे कैपेसिटी क्या हुआ करती थी बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अभी जस्ट पहले अपन ने फाइंड करी है, एयर के टाइम पे कैपेसिटी क्या होती थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अब कितनी हो रही है, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। क्या देख लिया आपने, इसको मैं बोल दूं सी ए, इसको बोल दूं मैं सी डी। जल्दी देखो अपन करते हैं, सी ए अपॉन सी डी, नोटिस कीजिएगा यार, इधर नीचे लिख देते हैं अच्छा लगेगा, सी ए अपॉन क्या सी डी। अगर आप सी ए अपॉन सी डी करेंगे तो क्या आएगा, 1/k आएगा। तो k का वैल्यू क्या हुआ, k का वैल्यू हुआ सी डी अपॉन क्या सी ए। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से देख लीजिए कितना आएगा, सी ए अपॉन सी डी 1/k, मतलब k इज इक्वल टू क्या आएगा, सी डी अपॉन सी ए। जबकि पहले क्या होता था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि वैक्यूम की सॉरी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी का रेशियो क्या कहलाता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या कहलाएगा, मीडियम की कैपेसिटी अपॉन एयर की कैपेसिटी क्या कहलाएगा, के कहलाएगा। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेनेवर द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड व्हेन द स्पेस इज फिल्ड बाय द एयर और क्या वैक्यूम, देन k इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। क्या प्रॉब्लम है, जो पहले एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, अब वो क्या हो रहा है, सी डी अपॉन सी ए। सी डी समझ रहे हो ना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस या फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ में आ गया आपको, तो क्या समझ आया, अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटी क्या हो जाती है, बोलिए इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हैं बात को, मतलब कैपेसिटर के लिए ये अच्छी बात है, खुशखबरी है कि अगर अपन वहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरवा देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। पता कीजिएगा, जो पंखे वाले कंडेंसर, कूलर वाले कंडेंसर आते हैं ना, उनमें पेपर भरा रहता है, माइका भरा रहता है, उनमें क्या बोलते हैं ऑयल भरा रहता है। आप देखेंगे दुकानदार से पूछेगा कौन सा वाला कैपेसिटर बेटर है, मुझे लगता है पेपर के कंपैरिजन में वो ऑयल वाले को बोलेगा, क्योंकि ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। समझिएगा बात को, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। क्लियर हो गया आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए देखिएगा, हालांकि ये सब मैं डराइव कर चुका हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने इधर एनसीईआरटी बता रहे हैं तो उसके तरीके से बता दिया, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि आपने ये सब तो कंप्लीट कर ही लिया है। अब देखिए इसका कंक्लूजन पढ़ लीजिए। The direction of electric field is from the positive to the negative plate. Thus, the electric field is localized between the two plates and is uniform throughout. For plates with finite area, this will not be true near the outer boundaries of the plates. The field lines bend outward at the edges, an effect called fringing of the field. समझिएगा, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड क्या कहलाता है। होता क्या है, जब बड़ी बड़ी प्लेट्स को आप रखते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर उनके बीच में गैप बहुत कम है, अगर गैप बहुत कम है तो इधर की जो फील्ड लाइन ना फटाक से इस वाले में एंटर कर गई, इधर से निकली हुई फील्ड लाइन ना फटाक से इस वाले में एंटर कर गई। लेकिन अगर ये सेपरेशन ज्यादा है तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइन अपने आपस में म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से क्या हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं या बैंड हो जाती हैं, और बैंड होके प्लेट से बाहर निकल जाती हैं। मतलब कंप्लीटली कंफाइंड नहीं रहती हैं, मतलब पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी है वो पूरा का पूरा पैक नहीं रहता है, कंजर्व्ड नहीं रहता है। कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस बैंड होके क्या हो जाती हैं, एजेस से बाहर निकल जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, और कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो फ्रिंजिंग इफेक्ट ना हो इसके लिए हम क्या कोशिश करते हैं, प्लेट का एरिया ब्रॉड रखते हैं, प्लेट का एरिया ज्यादा रखते हैं, दूसरा सेपरेशन को कम रखते हैं। सेपरेशन जितना कम रहेगा कैपेसिटी उतना ज्यादा रहेगा। क्यों, अगर सेपरेशन कम रहेगा तो जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और फ्रिंजिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। समझिएगा, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा आप। द फील्ड लाइंस बैंड आउटवर्ड at the edges, an effect called fringing of the field. Fringing of the field. इस बात को ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से। By the same token, sigma will not, however, for d square very smaller than a. बताया ना मैंने कि जो सेपरेशन है बहुत ही कम होना चाहिए,
एरिया ऑफ प्लेट से तो बहुत ही कम होना चाहिए। समझिए डी स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि अपन बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट की। रेक्टेंगुलर प्लेट में लेंथ और विड्थ दो चीजें बतानी पड़ेंगी कि लेंथ और जो है तो डी से बड़ा होना चाहिए, विड्थ डी से बड़ा होना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर प्लेट मान लिया और लेंथ और विड्थ दोनों क्या मान लिया, डी मान लिया। तो डी स्क्वायर मतलब एरिया, तो डी स्क्वायर जो है उस एरिया से बहुत ही कम होना चाहिए, उसके बीच का सेपरेशन, जो सेपरेशन डी है ना, तो डी स्क्वायर जो है एरिया उस प्लेट के एरिया से बहुत ही कम होना चाहिए। आगे समझिए, दीज इफेक्ट्स कैन बी इग्नोर्ड इन द रीजन सफिशिएंटली फार फ्रॉम द एजेस एंड द फील्ड देयर इज गिवन बाय, ऊपर दिया था नाउ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस is simply the electric field times the distance between the plates, that is V is equals to E into D, और अपन ये तो बता ही चुके हैं बार बार। आगे समझिएगा, और फाइनली एयर में कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या बताना चाह रहा है ये, which as expected depends only on the geometry of the system, typically value like A is equals to this, D is equals to this, we will get capacity of the क्या कंडक्टर। ठीक है ना, तो मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेनली किस पे डिपेंड करता है, ए और डी पे डिपेंड करता है, मतलब कि उस कैपेसिटर के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, आगे समझिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मैंने आपको ऊपर बता दिया इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फिर पढ़ लीजिए सो क्या लिखा है, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड डेवलप्ड इन सेक्शन 2.10। पहले अपन ने जहां कैपेसिटर एंड वो पढ़ा था ना, कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, तो कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स में इसको पढ़ चुके हैं पर, है ना। Developed in section 2.10, let us see how the capacitance of the parallel plate capacitor is modified when a dielectric is present। मालूम है आपको, जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं तो कैपेसिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है, कैपेसिटी सी टाइम्स के टाइम्स हो जाती है। कितनी हो जाती है, के टाइम। पहले अगर एयर में कैपेसिटी 1 यूनिट है तो के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मटेरियल भर देने पे कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 1 into k। कितनी होगी बोलो, 1 into k। मतलब एयर में कैपेसिटी अगर C है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो कैपेसिटी कितनी हो जाती है, सी के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटी इन एयर हो जाती है। समझ में आ गया, आगे देखिए। अभी मैंने बताया जस्ट ऊपर आपको, एज बिफोर वी हैव 2 लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये बस डेरिवेशन कर दिया भाई, वही जो अपन बता चुके हैं वही चीजें हैं। आगे समझिए, कंक्लूजन पे बात करते हैं। Thus the dielectric constant of the substance is the factor greater than 1 by which the capacitance increases from its vacuum value। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। Thus the dielectric constant of substance is factor greater than 1 by which the capacitance increases from its vacuum value when the dielectric is inserted fully between the plates of a capacitor। फुली इसलिए अंडरलाइन करा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ना एक्स्ट्रा टॉपिक बता दिया है। अगर पार्शियली फिल्ड है तब क्या होगा, फॉर्मूला निकाला था आपने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस 1 अपॉन के वाला, याद है ना आपको, वही चीज है। आगे समझो तो याद रखिएगा। तो क्या हो जाता है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो कैपेसिटी है वो राइज हो जाती है, और जनरली 1 से ज्यादा ही होती है क्योंकि एयर में 1 होता है, बाकी सब मीडियम में 1 से ज्यादा होती है। थ्रू वी अराइव्ड एट equation 2.54 for the case of parallel plate capacitor. It holds good for any type of capacitor and can in fact be viewed in general as a definition of dielectric constant of a substance। ठीक है, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये आप समझिए इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए देख लीजिए। We have introduced the notion of dielectric constant and arrived at equation 2.54 without giving the explicit relation between the induced charge density rho p। आपको याद है मैंने बताया था आपको rho p, जब अपन ने पहले नंबर एयर था, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं था, एयर था, वैक्यूम थी, उस समय में प्लेट की डेंसिटी क्या थी, सिग्मा। लेकिन जब मैंने उधर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन होता है, बताया था आपको शुरुआत में, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक
पढ़ाया था ना, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स टॉपिक में बताया था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज होता है, उसी को ये समझे कि उसमें चार्ज इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो ओरिजिनल फील्ड से कुछ ना कुछ कम हो जाता है। इसको ऐसा समझते हैं कि जो प्लेट्स की डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और कितनी बचती है, रो सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी क्यों बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, एंड द पोलराइजेशन पी वी टेक विदाउट प्रूफ ऑफ द रिजल्ट दैट sigma p is equals to p dot n cap, where n cap is the unit vector along the outward normal to the surface. Above equation is general true for any shape of the dielectric for the slab in figure 2.23 ऊपर ही डिस्कस हुआ था। p is along n cap at the right surface and the opposite to n cap at the left surface, thus at the right surface induced charge density is positive and at the left surface it is negative, as guessed already in our qualitative discussion before putting the equation for electric field in vector form. E dot n cap is equals to sigma minus p dot n upon कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, वही सिग्मा p की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सिग्मा p की वैल्यू, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, और एप्सिलॉन नॉट e प्लस p डॉट n cap is equals to कितना, सिग्मा। दस क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट इनटू e प्लस p is called the electric displacement। ठीक है ना, वो जो पोलराइजेशन की वजह से इंटेंसिटी बढ़ी या घटी है वो ये टर्म है, क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। आगे समझिए, एंड इज डिनोटेड बाय डी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, thus d is equals to epsilon naught e plus p। आपको याद हो, मैंने आपको जब पोलराइजेशन वगैरह बताया था तो वहां पे मैंने आपको रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बताया था, पोलराइजेशन वगैरह बताया था, डेंसिटी वगैरह बताई थी, ये सब वही चीजें हैं। आगे ध्यान दीजिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ डी इज इन वैक्यूम, ई इज रिलेटेड टू द फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग रोल इज टेकन अप बाय डी फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज डी नॉट ई, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्री चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से रिलेटेड रहती है। ठीक है ना, आगे समझिए, as c in above equation since p is in the same direction as e, all the three vectors p, e and d are parallel. The ratio of the magnitudes of d and e is called क्या, epsilon naught k। ठीक है ना, मतलब कि ये एप्सिलॉन को रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होते हैं। कौन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझिए, thus d is equals to epsilon naught k e and p is equals to d minus epsilon naught e बराबर epsilon naught k minus 1 into e। अगर आपको याद हो, साई बताया था, जाई बताया था मैंने आपको, जाई को k से रिलेट किया था, उसी चीज के लिए बता रहा है। दिस गिव्स फॉर द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जाई डिफाइंड इन इक्वेशन 2.37 ऊपर बता दिया गया है, और जाई का फॉर्मूला होता है epsilon naught k minus 1। ये सारी चीजें पोलराइजेशन में आपको बता दी गई हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 of D. Where D is the separation of the plates, how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? समझ लीजिए, ये डेरिवेशन ही है। आपको वो जो डेरिवेशन बताया था ना T विड्थ वाला, समझिएगा बात को, T विड्थ वाला डेरिवेशन ही है। ऐसा समझो, मैं डायग्राम बना देता हूं, ये न्यूमेरिकल नहीं है, समझ लो ये डेरिवेशन है। क्या है ये, डेरिवेशन। देखिएगा जल्दी से, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ऐसा समझ लो बड़े में थोड़ा सा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बीच में ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। इधर पे कुछ गैप है x, इधर पे कुछ गैप है y, और इधर पे बीच में क्या है, 3d/4। यही बोल रहा है, ये कितना है, 3d/4 है। पूरा कितना था, d। ठीक है ना, आगे समझो। अब हम देखते हैं, इधर पे कुछ ना कुछ क्या होगा, फील्ड होगा, इधर भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा, और इधर भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा। चलिए टोटल पोटेंशियल V की बात करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस क्या, V3। आगे समझो, इसके लिए क्या आएगा, V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू आएगी E1 इंटू एक्स, V2 क्या आएगा, E2 इंटू 3d/4, और V3 क्या आएगा, E3 इंटू वाई। अब देखिएगा, तो इन दोनों में ना ये जो E1 है और E3 है, ये भी एयर वाला पोर्शन है, ये भी एयर वाला पोर्शन है, तो इनको अपन सेम रखेंगे। आगे समझो, V इज इक्वल्स टू
ई कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई, E2 इंटू 3D/4। आगे समझना, E इंटू, अब आप जानते हैं एयर में इंटेंसिटी क्या होती बताइए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी क्या होती बोली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। x प्लस वाई पूरा सेपरेशन d है, इसका सेपरेशन 3D/4 है, तो ये x और y को मिला के कितना होगा बोलिए, d/4। आगे समझो, पूरा सेपरेशन d है, ये कितना है 3D/4, तो दोनों टुकड़ों का सम कितना होगा d/4 प्लस E2 कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि इंटेंसिटी का, एयर में इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू 3D/4। जल्दी से कॉमन निकाल लीजिए जो भी निकलने वाला हो, सिग्मा डी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा इधर पे 1 प्लस इधर पे क्या बचेगा 3/k। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिग्मा डी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 3/k। ये आ गई भैया क्या, टोटल पोटेंशियल आ गया। तो बताइए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Q/V। Q को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा A, और V क्या आएगा, सिग्मा D अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 3/k। आगे सॉल्व करिए इसको, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 1 प्लस 3/k। ये आ गई भैया कैपेसिटी। समझ में आ गया क्या डेरिवेशन हो गया, अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डी सेपरेशन है और कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक रखवा दें, फुली फिल्ड ना हो, क्या हो पार्शियली, कितनी विड्थ का है ये 3D/4 विड्थ का है, कितने का है 3D/4 विड्थ का, तो क्या होगा कैपेसिटी, अपन को पोटेंशियल निकालना है। एयर की इंटेंसिटी सेम होगी, डाइलेक्ट्रिक की 1/k होगी। समझ रहे हैं बात को, तो अपन ने ये E लिख दिया x और y में, इसमें जो है तो E2 लिख दिया, इसको कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, सॉल्व कर दिया, V आ गया, C निकाल लो, C का फॉर्मूला क्या, Q/V। क्लियर हो गया, ये नया डेरिवेशन मिल गया किस चीज के लिए, कैपेसिटी of the parallel plate capacitor when the dielectric material is partially filled in the region 3D/4, या कुछ भी DT, कुछ भी किसी भी विड्थ का। समझ में आ गया, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अभी तक आप देख चुके हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर उसको पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक से भर दें तब क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D। अगर उसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भर दें तब क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस 1/k, या वगैरह वगैरह जो भी। अभी अपन ने जस्ट एक प्रॉब्लम किया था जिसमें विड्थ दिया हुआ था, ठीक है ना, 3D/4, उसका भी आपने कैपेसिटी फाइंड कर लिया। अब टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब क्या होता है समझिएगा, बता चुके हैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमको जब ज्यादा कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास छोटे छोटे कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, कम कम कैपेसिटी वाले, या हमें कम कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास ज्यादा कैपेसिटी वाले कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, तो हमको ज्यादा से कम करना हो या कम के कॉम्बिनेशन से ज्यादा बनाना हो, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करते हैं। या तो वो मैनर सीरीज मैनर कहलाता है या फिर वो पैरेलल कहलाता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, ठीक है ना, वैसे ही कहानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की है। अगर हम कैपेसिटी को राइज करना चाहते हैं या उससे रिड्यूस्ड वैल्यू चाहते हैं, तो दोनों केसेस में हम कैपेसिटर्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करते हैं। उन मैनर में से दो इंपॉर्टेंट मैनर हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मेनली दो मैनर हैं। पहला तो क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात को समझिएगा, जैसे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, हर सीढ़ी का टॉप दूसरे के फुट से अटैच है, हर सीढ़ी का टॉप दूसरे के फुट से अटैच है, हर सीढ़ी का टॉप दूसरे के फुट से अटैच है। ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आप ये देखिए, ये आपने देखी होगी नसेली, इसमें आप देखें इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, सबके लेफ्ट एक ही लाइन से अटैच है। यहाँ सबके राइट, इसका राइट, इसका राइट, इसका, सबके राइट एक ही लाइन से अटैच है। अगर सबके लेफ्ट एक कॉमन वायर से अटैच है और सबके राइट एक कॉमन वायर से अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से, उसका लेफ्ट अगले के राइट से, उसका लेफ्ट और अगले के राइट से अटैच होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलिए इसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है? वी कैन कंबाइन सेवरल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and Cn to obtain a system with some effective capacitance. See, the effective capacitance depends on the way the individual capacitors are combined. Two simple possibilities are discussed below. वही दो सिंपल कौन सी हैं? एक सीरीज, दूसरा क्या? पैरेलल। चलिए बात करते हैं इनके हिसाब से। सीरीज का मतलब क्या हुआ? ये कहते हैं फिगर 2.26 shows capacitors C1 and C2 combined in series. ये कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं ना ये 2.26 में, यही सीरीज कहलाता है। आप अच्छे से देख पा रहे हो, इन प्लेट्स का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से अटैच है, उसका नेगेटिव और अगले के पॉजिटिव से अटैच होगा। फिलहाल बात करें दो कैपेसिटर की, अच्छे से देखो, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, लेकिन इसका नेगेटिव किससे अटैच है? इसके पॉजिटिव से अटैच है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आगे बात करते हैं। The left plate of C1 and the right plate of C2 are connected to two terminals of a battery and have charges capital Q and minus Q respectively. If the follows that the right plate of C1 has charge minus Q and the left plate of C2 has charge plus Q. If this was not so, the net charge on each capacitor would not be zero. This would result in an electric field in the conductor connecting C1 and C2. Charge would flow until the net charge on the both C1 and C2 is zero and there is no electric field in the conductor connecting C1 and C2. Thus in the series combination, charges on the two plates plus minus Q are the same on each capacitor. The total potential drop V across the combination is the sum of the potential drops V1 and V2 across C1 and C2 respectively. वही कहना चाह रहे हैं, इन पे भी चार्ज क्या है? Q है, लेकिन दोनों पे इक्वल चार्ज है, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल पहले वाले का कितना था? V1 था और दूसरे वाले का कितना था? V2 है। देखिएगा ध्यान से, पहले वाले का पोटेंशियल कितना है? V1 और दूसरे वाले कितना? V2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो क्या होगा? V, और V इक्वल क्या होगा? V1 प्लस V2। V का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन C होता है। तो V1 क्या होगा? Q1 अपॉन C1 और V2 क्या होगा? Q2 अपॉन C2। लेकिन दोनों सीरीज में अटैच हैं, इसलिए इन दोनों का चार्ज क्या होगा? कॉमन होगा। मतलब जितना चार्ज आपने बैटरी से दिया है, इन दोनों ने उतना ही चार्ज एक्वायर किया है। Q से डिवाइड कर दीजिए, 1/C इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/C1 प्लस 1/C2। वही चीज इधर बताई जा रही है बार बार। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। Now we can regard the combination as an effective capacitor with charge Q and potential difference V. The effective capacitance of the combination C equal to Q upon V. We compare the equation with equation 2.56, ऊपर की दोनों equation, and obtain 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2। और ये आपको रिजल्ट मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी C1 और C2 है सीरीज में कंबाइन करूं तो मुझे C अमाउंट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा। अब देखिए, C1 का अमाउंट कुछ भी रहा हो, आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, रिड्यूस हो गई। C2 का अमाउंट कुछ भी रहा हो, रेसिप्रोकल कर दिया, रिड्यूस हो गई। और जो दोनों का समेशन है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या है? C। उन दोनों के समेशन का रेसिप्रोकल क्या है? C। मतलब कहने का ये हुआ कि C1 और C2 की जो भी वैल्यू रही होगी, जो C का अमाउंट है उन दोनों से क्या होगा? कम ही होगा। मतलब हमने दो के कॉम्बिनेशन से एक रिड्यूस्ड वैल्यू फाइंड कर ली। कौन सी वैल्यू फाइंड कर ली? रिड्यूस्ड वैल्यू। ये इंपॉर्टेंस था यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। समझ आ गया होगा आपको इसका उद्देश्य क्या चाह रहे थे ये? आगे समझिए। The proof of clearly goes through for any number of capacitors arranged in a similar way. For n capacitors arranged in series, generalized to this simple है, following the same steps as for the case of two capacitors, we get the general formula for effective capacitance of the series combination of n capacitors. 1/C is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/3 plus dot dot 1 upon क्या? Cn। उधर पे दो कैपेसिटर थे तो 1/C1 plus 1/C2 था, इधर पे n कैपेसिटर है तो ऐसा होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर इन पैरेलल। फिगर 2.38 देखो इनका भाई क्या कहना चाहते हैं ये। देखिए 2.38 का डायग्राम,
ये देखिए इधर पे ये दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर अरेंज है लगता है, ये मैनर बता रहे हैं। ये पहला वाला देखो डायग्राम ए, इसमें कितने कैपेसिटर हैं? दो कैपेसिटर हैं। बात समझना, पहले वाली प्लेट का पॉजिटिव और दूसरे वाली प्लेट का पॉजिटिव दोनों किससे अटैच है? एक कॉमन वायर से। पहले वाली प्लेट का नेगेटिव और दूसरे वाली प्लेट का नेगेटिव किससे अटैच है? कॉमन वायर से। मैं पहले बता चुका हूं, इसी को बोलते हैं अपन क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इत्तेफाक ऐसा, जब इनके एंड्स कॉमन है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कॉमन, क्योंकि पोटेंशियल तो इनके एंड्स पे डिपेंड करता है ना, सेपरेशन पे डिपेंड करता है। जब दोनों के एंड्स कॉमन है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कॉमन। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लैंग्वेज में, आगे समझिए। In this case, the same potential difference is applied across both the capacitor, but the plate charges plus minus Q1 on the capacitor 1 and the plate charges plus minus Q2 on the capacitor 2 are not necessarily the same. Q1 is equals to C1B and Q2 is equals to C2B. यहाँ पे ने दोनों जगह पोटेंशियल को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। आगे समझिएगा, the equivalent capacitor is 1 with charge Q is equals to Q1 plus Q2 and potential difference V. Then Q is equals to CB equals C1B plus C2B. The effective capacitance C is from equation 2.63, C equals C1 plus C2. The general formula for effective capacitance C for the parallel combination of n capacitors follows similarly. अपन टोटल चार्ज की बात करते हैं, जो पूरे एंटायर कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटी होगा वो चार्ज होगा वो उनके इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होगा। अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, Q इज इक्वल टू CB होता है, Q1 क्या होगा? C1 V1, Q2 क्या होगा? C2 V2, Q3 क्या होगा? C3 V3 और Q1 क्या होगा? Cn Vn। बट सबके एंड्स कॉमन हैं, सबके एंड्स एक कॉमन वायर से अटैच्ड हैं। इसका मीनिंग ये हुआ सबका पोटेंशियल कॉमन होगा, इसलिए V1 V2 V3 सबका वैल्यू क्या रख दिया? V से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कहां तक? Cn तक। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो डेफिनेटली चेंज होके आती है। जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो इफेक्टिव कैपेसिटी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी से कम थी। अब जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो इफेक्टिव कैपेसिटी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी से ज्यादा है, बिकॉज C इज द अलजेब्रिक सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसी के साथ एक क्वेश्चन दिया हमारे साथ, अ नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। देखिएगा जल्दी से, पोटेंशियल कितना है? 500 वोल्ट। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? 10 माइक्रोफैराड। कितने हैं ऐसे? 4 हैं। आगे समझो, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सबसे पहले तो क्या चाहिए अपन को? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इन्होंने आपको बताया क्या कॉम्बिनेशन किस टाइप का है, देखना पड़ेगा। चलो देखो यार, बैटरी इधर पे अटैच है, C1 C2 और C3 कैसे हैं? सीरीज में है। समझना, C1 C2 और C3 कैसे हैं? सीरीज। क्यों? इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ठीक है ना? समझना, ये तीनों काहे में है? सीरीज में है। लेकिन इनके रिजल्ट का पॉजिटिव इसके साथ, पॉजिटिव के साथ, रिजल्ट का नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कैसा है? पैरेलल। इसका मतलब C1 C2 C3 आर इन सीरीज, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, बट द रिजल्ट ऑफ C1 C2 एंड C3 इज पैरेलल विथ C4। समझिएगा ध्यान से। चलिए, एज C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझिएगा बात को, सीरीज और पैरेलल समझने में कोई दिक्कत है क्या? बताइए। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, मतलब तीनों कैसे हैं? सीरीज। लेकिन इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल है। बात को समझिएगा। तो इन तीन के लिए बात करते हैं अपन। 1/C इज इक्वल्स टू C डैश ले लेते हैं। 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C डैश इक्वल 1/10 1/10 प्लस 1/10। तो 1/C डैश इक्वल टू 3/10 माइक्रोफैराड। तो C डैश की वैल्यू क्या आएगी? 10/3 माइक्रोफैराड। C डैश कितना आ गया? 10/3 माइक्रोफैराड। जो इन तीनों का रिजल्टेंट आया है कौन? C डैश, वो इसके साथ पैरेलल है। तो देखो यार, C इक्विवेलेंट क्या होगा?
C इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का रिजल्टेंट प्लस C4, मतलब C डैश प्लस C4, क्योंकि आपको भी मालूम है जब दो कैपेसिटर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है उनका एल्जेब्रिक सम। जल्दी देखो C डैश का वैल्यू कितना है 10/3 माइक्रोफैरड, C4 कितना है 10 माइक्रोफैरड, जल्दी दोनों को ऐड कर लो। C इक्विवेलेंट C डैश कितना है 10/3 माइक्रोफैरड और C4 कितना है 10 माइक्रोफैरड। एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 3, 10 प्लस 30 कितना आ गया 40 माइक्रोफैरड अपॉन 3, ये आ गया भैया C इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन ने दोनों कॉम्बिनेशन सिखा दिया आपको, इन तीनों में कौन सा कॉम्बिनेशन था सीरीज, ये कर दिया मैंने, और इस जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कैसा है पैरेलल, वो भी कर दिया मैंने। समझ में आ गई आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे करते हैं। अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में कंबाइंड है, मतलब एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अगले का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव। अगर पैरेलल है मतलब इसका पॉजिटिव कॉमन, इसका नेगेटिव कॉमन। समझ में आ गया, ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये वाला कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे, पैरेलल में कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे। समझ में आ गया आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत आसान है, एनसीईआरटी ऐसे प्रॉब्लम डिजाइन करता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में सब सिखा देगा। आपको बुक रीडिंग पे बहुत फोकस करना है, बहुत ज्यादा। समझिए आगे, ये देखिए वही सॉल्यूशन वगैरह दिया होगा, कर लीजिएगा। बाद में चार्ज भी पूछा है, अब आपको चार्ज फाइंड करना मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल है। शुरू के 3 सीरीज में, तो सीरीज वालों में इक्वल चार्ज रहेगा, सीरीज वालों में क्या रहेगा इक्वल चार्ज। चलिए समझिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्या मतलब इसका, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, देखिए a capacitor as we have seen above is a system of two conductors with charge q and minus q. To determine the energy stored in this configuration, consider initially two uncharged conductor 1 and 2. Imagine next a process of transferring charge from conductor 2 to conductor 1 bit by bit. बिट बाई बिट समझते ना, हमने क्या बोला, अगर आप इस तरीके से टू डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम ये अमाउंट पता करना चाहते हैं कितना एनर्जी स्टोर होगा, कंसीडर इनिशियली 2 अनचार्ज्ड कंडक्टर, ये विशेष बात ध्यान रखना। इमेजिन नेक्स्ट अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 बिट बाई बिट। बिट समझते ना, हम अगर किसी मटेरियल के इनफाइनाइटेसिमल टुकड़े कर दें, बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दें, तो ये समझ के चलिए हर टुकड़े को बिट बोल सकते हैं। इधर पे ने बिट उसी के लिए यूज किया, बिट बाई बिट, सो दैट एट द एंड कंडक्टर 1 गेट्स चार्ज बाई क्यू, बाई चार्ज कंजर्वेशन कंडक्टर 2 हैज चार्ज माइनस क्यू एट द एंड। और इनके ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसने चार्ज को लूज किया और इसने चार्ज को गेन किया है। इन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 to 1, वर्क विल बी डन एक्सटर्नली since at any stage of conductor 1 is at the higher potential than conductor 2। अब समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, अगर ये चार्ज को लीव कर रहा है, चार्ज को डोनेट कर रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या रहा, हाईएस्ट रहा, क्योंकि हमेशा चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। आगे समझिए, To calculate the total work done, we first calculate the work done in a small step। बोला ना, अगर अपन इस पूरे एंटायर सिस्टम में, इस पूरी चार्जिंग प्रोसेस में अगर वर्क डन चाहते हैं तो पहले आप एक बिट के लिए निकाल लीजिए। मैं बता चुका हूं आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। DW इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू डी क्यू। DW क्या होगा, V इंटू डी क्यू। V पोटेंशियल अगर एस्टेब्लिश है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसे DQ मतलब बिट ऑफ चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, DW वर्क करना पड़ेगा। तो DW कितना आएगा बताइए, DW आएगा VDQ। हमने ये छोटा सा वर्क डन निकाल लिया, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वर्क डन निकल आएगा। आगे समझिए, We first calculate the work done in a small step involving transfer of an infinitesimal, देखिएगा, vanishingly small amount of charge. Consider the intermediate situation when the conductor 1 and 2 have
charges q dash and minus q dash respectively. At this stage, the potential difference v dash between conductors 1 to 2 is q dash upon c, where c is the capacitance of the system. Next, imagine that a small charge delta q dash, या मैंने इसको dq बोला, is transferred from conductor 2 to 1. Work done in this step resulting in the charge q dash on the conductor 1 increasing to q से लेके plus dq is given by this. dw is equals to v dq. इन्होंने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन उठा के रख ली है, मैंने पूरे एंटायर सिस्टम के लिए बता दिया कॉमनली लेते हुए. आगे समझो. Since dq can be made as small as we like, can be written as dw is equals to this, और बाद में उसी को पोटेंशियल को मॉडिफाई कर दिया और ये पोटेंशियल की वैल्यूज रख दी हैं कैपेसिटेंस के टर्म्स में, v is equals to q upon c के टर्म्स में. आगे समझिए. इक्वेशन एंड इक्वेशन आर आइडेंटिकल बिकॉज द टर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर इन dq dash upon 2c is negligible since dq dash is arbitrary small. The total work done w is the sum of the small work done dw. मतलब जो total work done w है ना, वो इंटीग्रेशन ऑफ dw है, घबराने की जरूरत नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ क्या? dw. Very large number of steps involved in the building the charge q dash from 0 to q. मतलब पहले वो न्यूट्रल थी, दोनों की दोनों प्लेट्स अनचार्ज थी, तो जीरो से लेके उनको क्यू चार्ज तक पहुंचाने में जितना भी वर्क करना पड़ा वो वर्क डन क्या है? W. बाद में इसको इन्हें डेरिवेट कर दिया इस तरीके से, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन तरीके से, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेथड अप्लाई करिए. चलिए कंक्लूजन पे आते हैं. सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इस बात को ध्यान रखें. क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब भी ट्रांसफर स्टार्ट हुआ था सामने वाले के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया था. जब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो वो फील्ड लाइंस एमिट करने लगा था. फिर अगर आप किसी चार्ज को लेके जाओगे, पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओगे अगेंस्ट द फील्ड, कहां लेके जाओगे? अगेंस्ट द फील्ड, तो आपको कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स का भी सामना करना पड़ेगा, तो वर्क का अमाउंट ऐसे भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए वो जो वर्क किया ना वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. For the same reason, the final result for potential energy is independent of the manner in which the charge configuration of the capacitor is built up. When the capacitor discharge, this stored up energy is released. और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है वही जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है. मतलब कि जब रिक्वायर होता है तो वही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाता है. समझिए आगे. इट इज पॉसिबल टू व्यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates. To see this, consider for simplicity a parallel plate capacitor of area A of each plate and separation D between the plates. एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी? आप इसी को मॉडिफाई कर दीजिए. Q का फॉर्मूला सिग्मा ए होता है, कैपेसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इससे आप क्या निकाल लोगे? एनर्जी निकाल लोगे, और वहीं से आप निकाल लोगे एनर्जी डेंसिटी. व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये आ गई भैया एनर्जी आपकी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू क्या? वॉल्यूम. एरिया इनटू सेपरेशन क्या कहलाता है? ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कहलाता है. और चलिए इसको डिवाइड कर दिया, ये मिल गई क्या? एनर्जी डेंसिटी. व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? इट इज, वी डिफाइन द एनर्जी डेंसिटी as the energy stored per unit volume of space. What is the energy density? Density as energy stored per unit volume of space. ठीक है ना, उसका फॉर्मूला ये होगा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा. Through we derived for the case of parallel plate capacitor, the result of energy density of an electric field is in fact very general and holds true for electric field due to any configuration of charge. क्या बोल रहे हैं? ये जो हमने एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी फाइंड करी है ना, हमने किसके लिए फाइंड करी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. लेकिन आप किसी भी शेप एंड साइज का कैपेसिटर लेंगे, सबके लिए यही एनर्जी और यही एनर्जी डेंसिटी होगी. समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, कॉम्बिनेशन और एनर्जी तक आपका टॉपिक कंप्लीट. अब आखिरी टॉपिक बाकी है 1D ग्राफ जनरेटर. तो जहां तक बता दिया गया वहां तक के सारे फॉर्मूले, सारे डेफिनेशंस कोना कोना छान मारिए. एक भी डाउट आए तुरंत मैसेज करिए.